हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष सीटेट का 2021 का पेपर प्राइमरी लेवल का उसका बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का आंसर की लेके आप लोगों के समक्ष आया हूँ। तो ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट ना करते हुए, ताकि आप लोगों का भी समय बच सके, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी खाली आंसर ही बताऊँगा। तो अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी उपयुक्त है, कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो इसका सबसे सटीक आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ, जो कि है योग्यता सुधार है। इसके बाद हम चलेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो इसका सबसे सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सीधे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो सीखने में उनकी कठिनाई तब होती है सबसे ज़्यादा जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रकाशित की जाती है। तो इसका सबसे सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो इसके साथ में क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो जिसमें कोई भय नहीं होता है और उत्तेजना भी सामान्य होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसके साथ में ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेवागट्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य दर्शाता है स्वनियमन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है। तो अब इसके साथ में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियाँ किस लिए होनी चाहिए? तो मूल्यांकन पद्धतियाँ हमेशा विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए होनी चाहिए, न कि उनको नामांकित करना, न कि समूह में बांटने के लिए। तो इसके साथ में हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सीधे सीधे आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर आरोप प्रतिरूपित किया जा सकता है, ना कि किसी और ऑप्शन पर। तो इसके साथ में हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। एक खेल में क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन सीधे सीधे लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो इसके साथ में हम चलेंगे ऑप्शन नंबर 10 की तरफ। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मौके प्रदान करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा आपका। इसके साथ में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेवागट्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी। तो इसमें आप सबसे सटीक आंसर जाएगा वो आपका रहेगा अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। इसके साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में, जैसा कि हमने हमेशा पढ़ा है, परिवार हमारा पहला कारक होता है और विद्यालय दूसरा कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड पे जाएंगे। इसके साथ में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। बुद्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तो सबसे सटीक आंसर जो जाएगा वो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। तो हम इसके साथ में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। कौन से चरण को दर्शाता है? दूसरे करते हैं तो सीधे सीधे प्रथागत पे जाएगा। तो इसके साथ में हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर
सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा? विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका सही आंसर। तो इसके साथ में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। लेव वागोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में हमेशा किसको महत्व देता है? तो हमेशा सांस्कृतिक उपकरणों को महत्व देता है, क्योंकि सांस्कृतिक उपकरण ही होते हैं जो जिनमें वागोत्स्की ने बताया था कि बच्चे सबसे ज़्यादा अधिगम प्राप्त करते हैं। तो हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर, तो इसका सबसे सटीक आंसर जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों द्वारा। तो इसके साथ में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक रचनाओं को स्पेस के रूप में वर्णित करते हैं। किसके रूप में वर्णित करते हैं? तो इसका सबसे सटीक आंसर आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्कीमा मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसके साथ में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण कौन सा होता है? तो विकास का मुख्य गुण कौन सा होता है? इसके लिए हम जाएंगे तो विकास का मुख्य गुण होता है विचार और सोच में केंद्रीकरण। तो विचार और सोच में केंद्रीकरण होगा। तो इसके साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? इसके लिए हम जाएंगे छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसके साथ में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के पास। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास आपने जीन पियाजे का वो पढ़ा रहेगा नियम, उसमें अमूर्त सबसे पहले सांवेदिक होता है, फिर अमूर्त होता है, फिर मूर्त होता है। तो सब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले सांवेदिक कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड में है सबसे पहले सांवेदिक। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो एक प्रगतिशील कक्षा में आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण मान सकते हैं। तो सबसे सटीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 22 एक समावेशी कक्षा में पर जोर देना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा में किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए? तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर होना चाहिए। तो इसके साथ में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो इसके लिए सबसे सटीक आंसर होगा हमारा लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। तो इसका सटीक आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड पर। तो हम इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए नहीं पे अंडरलाइन कर दिया है। तो क्या नहीं करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे सटीक आंसर जाएगा वो होगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। जटिल संरचना कभी नहीं करना चाहिए। बाल विकास में आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, जटिल संरचनाओं का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख कारण आप लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा अब सारी चिंतन, जो कि सबसे सटीक आंसर जाता है। इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु विविध
विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ना कि कोई और ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि जब हम अलग अलग विन्यासों से उदाहरण ले लेंगे तो अलग अलग अधिगमकर्ताओं को हम सिखा सकेंगे। इसके साथ में हम क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। तो इसके लिए सबसे सटीक आंसर हमारा क्या जाएगा, वो होगा कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हमको त्रुटियां नहीं पता चलेंगी तो हम उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। अधिगम की अप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो इसके लिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 की तरफ, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो इसके साथ में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो 29 क्या बोलता है? शर्मिंदगी। उसके बाद खाली स्पेस दे दिया है, उसके बाद बोलता है कि आप भरो इसको। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। क्या का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, मतलब शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तीसरा है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और चौथा है शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। तो कभी भी शर्मिंदगी का क्लास में कभी भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, चाहे वो कोई सा भी टाइम हो। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो इसके साथ में हम चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बाल विकास का सबसे 2021 पेपर का प्राइमरी सेट का सबसे अंतिम क्वेश्चन है बाल विकास का। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम जो है वो है हमारा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। तो दोस्तों इसके साथ में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। आप लोग बताएंगे कि ये अनुभव कैसा रहा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो को हम और ज़्यादा प्रभावशाली बना सके। धन्यवाद।